Good morning, friends. Greetings of the day. Hopefully, all are fine and doing well. स्टडीज़ भी ठीक चल रही होंगी. आज एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म से बात कर रहा हूँ. चैप्टर 2 को स्टार्ट करेंगे आज. मैंने एक लॉन्ग क्वेश्चन लिख दिया कि ये 15 मार्क्स में या 10 मार्क्स में जो भी आपका लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी में 15 मार्क्स का है तो यूनिट 1 में ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है. बट सर्टनली देयर विल बी ए क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस विद. हाउ द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन असेसी और ए पर्सन इज डिटरमाइंड. बिफोर स्टार्टिंग विद दिस चैप्टर, इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले हम पहले आज ये डिस्कस करेंगे व्हाई दिस चैप्टर. ये चैप्टर क्यों पढ़ा जाता है. व्हाट इज द रोल, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर. चैप्टर 2. रेजिडेंशियल स्टेटस and incidence of टैक्स लायबिलिटी. स्टूडेंट्स, एक बात समझ लेना, इस चैप्टर में से एग्जाम में क्वेश्चन आना तय है. इट इज़ 100% श्योर कि इस चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा, चाहे वो थ्योरी आए या वो प्रैक्टिकल. अगर वो थ्योरी आया तो वो नॉर्मली रेजिडेंशियल स्टेटस में से होता है. अगर वो प्रैक्टिकल हुआ तो इस पोर्शन में से होगा. तो आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के कॉन्टेक्स्ट की अगर बात करूं तो आपको ये दोनों टॉपिक्स के ऊपर कमांड बनानी पड़ेगी. नाउ टिल डेट, अभी तक अगर हम बात करें तो हमने चैप्टर 1 में क्या सीखा है. सेक्शन 1 जुरिस्डिक्शन, सेक्शन 2 डेफिनेशंस, सेक्शन 3 अकेली डेफिनेशन की थी प्रीवियस ईयर की. सेक्शन 1 में जुरिस्डिक्शन की बात की थी. दिस एक्ट इज एप्लीकेबल थ्रू आउट द कंट्री इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 April 1962, बट इन सिक्किम इट वाज मेड एप्लीकेबल विद इफेक्ट फ्रॉम 1 April 1990. सेक्शन 2 की बात करूं तो डेफिनेशंस पढ़ी, जिसमें आपने टोटल इनकम, पर्सन, असेसमेंट ईयर, एग्रीकल्चरल इनकम, और एक डेफिनेशन सेक्शन 3 में पढ़ी प्रीवियस ईयर, अलॉन्ग विद द गोल्डन रूल एंड इट्स एक्सेप्शंस. और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसका टेस्ट भी दिया और कईयों ने तो बहुत अच्छा टेस्ट दिया. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिड वेरी वेल इन दैट टेस्ट. कईयों में थ्योरी तो ठीक लिखी बट प्रैक्टिकल में वेरी पुअर रिस्पॉन्स. कईयों के दोनों प्रैक्टिकल गलत हुए. दैट्स टू रॉन्ग. आप क्लास के बाद आप मुझे पूछा करें. आई एम प्लानिंग टू हैव ए लाइव सेशन विद यू ऑल्सो वंस ए वीक. मैं आपके साथ एक दिन लाइव सेशन में भी आया करूंगा, माइट बी ऑन द गूगल मीट और ऑन माई दिस ऐप ऑल्सो. तो वी आर वर्किंग ओवर देयर. मीन्स मैं अपने शेड्यूल में से कुछ टाइम निकाल के आपको के साथ इंटरेक्ट करता हूं. एनी हाउ, टेस्ट दें, रेगुलर उसको पढ़ें. पिछली क्लासेस अगर मिस की हैं तो आज की क्लास में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, तो फिर एडवाइस रहेगी कि पिछली क्लासेस को भी एक बार पढ़ लिया जाए, सुन लिया जाए. जिन्होंने मिस की हैं दे शुड टेक एन इनिशिएटिव एंड ज्वाइन द प्रीवियस क्लासेस आल्सो. नाउ रेजिडेंशियल स्टेटस एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स लायबिलिटी. इस चैप्टर में हमने सेक्शन पढ़ने हैं 4, 5, 6 और 9. मेजर फोकस होगा सेक्शन 6 पे और सेक्शन 9 पे. अब सर व्हाई दिस चैप्टर. ये चैप्टर हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसका रोल क्या है. ना बच्चे, किसी भी बंदे की अगर इनकम को कंप्यूट करना है,
स्कोप ऑफ टोटल इनकम, किसी भी बंदे की अगर टोटल इनकम को ढूंढना है, लेट इट बी, मुझे अपनी ही इनकम को ढूंढना है। जब मैं बात करता हूं ना किसी भी बंदे की, तो बंदा मतलब पर्सन, पर्सन की डेफिनेशन आपको पढ़ाई गई है, 7 बंदे होते हैं। मैं रिपीट भी कर देता हूं, इंडिविजुअल, HUF, फर्म, कंपनी, AOP, BOI, लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। ये सभी व्यक्तियों की इनकम ढूंढनी है। जिस भी व्यक्ति की इनकम ढूंढनी है, आई एम टेकिंग अबाउट, लेट इट बी माइन केस, इंडिविजुअल, किसी भी व्यक्ति की अगर इनकम ढूंढनी है तो इनकम 2 फैक्टर्स के ऊपर बेस्ड है। पहला, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द पर्सन, उस व्यक्ति का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, क्या वो रेजिडेंट है या वो नॉन रेजिडेंट है। मींस टोटल इनकम आधारित है, बेस्ड है इस फैक्ट पे कि वो जिस व्यक्ति की आप टोटल इनकम ढूंढ रहे हो वो व्यक्ति रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। दूसरा, वो व्यक्ति ने, उस व्यक्ति ने इनकम कब, टाइम एंड प्लेस ऑफ एक्रूअल ऑफ इनकम, मींस उस व्यक्ति ने इनकम कब और कहां पे कमाई, टाइम, प्रीवियस ईयर, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, मींस जिस ईयर की आप इनकम कंप्यूट करने जा रहे हो उसकी बात हो रही है। प्लेस, इंडिया या आउटसाइड इंडिया, वो इनकम आपने किस ईयर में कमाई, किस जगह पे कमाई, जगह इंडिया या इंडिया के बाहर, और आपका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। ये दोनों को माइंड में रखते हुए बंदे की क्या ढूंढी जाएगी, टोटल इनकम। और इस टोटल इनकम के ऊपर टैक्स रेट्स एप्लीकेबल एज गिवन बाय फाइनेंस एक्ट, एज गिवन बाय फाइनेंस एक्ट। जो फाइनेंस एक्ट ने रेट्स बताए हैं, जो आपको मैं पिछली क्लासेस में स्लैब रेट्स में बता चुका हूं, स्लैब रेट्स बताए थे आपको, वो स्लैब रेट्स इस टोटल इनकम के ऊपर लगा दिए जाएंगे। वो स्लैब रेट्स किसने दिए हैं, फाइनेंस एक्ट ने। तो मतलब अगर आपको टैक्स लायबिलिटी ढूंढनी है तो क्या ढूंढनी पड़ेगी, टोटल इनकम। टोटल इनकम ढूंढने से पहले क्या ढूंढना पड़ेगा, रेजिडेंशियल स्टेटस, जो कि बताया गया है अंडर सेक्शन 6। और फिर हम ये माइंड में रखेंगे कि उस व्यक्ति ने इनकम किस समय में और किस जगह पे कमाई। तो इसको आपके नोट्स में इंसिडेंस ऑफ टैक्स लायबिलिटी से पढ़ा जाएगा। चैप्टर के 2 हिस्से हो गए। तो आज हम पहले रेजिडेंशियल स्टेटस की बात करेंगे ऑफ ए पर्सन। आपके नोट्स में फर्स्ट पेज पे आप आ जाएं। होपफुली बहुत क्लियर आ रहा है आपके पास। नाउ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 of income tax act, income tax is to be charged on the total income। सेक्शन 4 क्या कहता है इनकम टैक्स एक्ट का, कि इनकम टैक्स लगेगा, इनकम टैक्स इज टू बी चार्ज्ड, लगेगा किसके ऊपर, टोटल इनकम के ऊपर। मैंने पिछली क्लास में आपको टोटल इनकम के बारे में जानकारी दी थी
ऑफ प्रीवियस ईयर भी आप जानते हो, ऑफ एन असेसी एज पर द रेट्स फिक्स्ड फॉर असेसमेंट ईयर बाय द एनुअल फाइनेंस एक्ट। सेक्शन 4 बहुत रनिंग रेफरेंस दे गया। सेक्शन 4 कहता है जो प्रीवियस ईयर में इनकम कमाई उस इनकम पे टैक्स कंप्यूट कर दो बाय अप्लाइंग द टैक्स रेट गिवन बाय द एनुअल फाइनेंस एक्ट। जो एनुअल फाइनेंस एक्ट ने टैक्स रेट्स को बताया है वो टैक्स रेट्स आप अप्लाई कर दें इनकम पे, टोटल इनकम पे ऑफ द प्रीवियस ईयर। ये सेक्शन 4 ने बताया। सेक्शन 5 क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, द स्कोप ऑफ टोटल इनकम, द स्कोप ऑफ टोटल इनकम दैट इज the scope of total income of an assessee is determined on the basis of his residential status। ये बात कह रहा है, कहता है स्कोप ऑफ टोटल इनकम, मैंने यहां पे लिखा था पिछले पेज में, स्कोप ऑफ टोटल इनकम इज बेस्ड ऑन रेजिडेंशियल स्टेटस। ये किसने बोला? सेक्शन 5 ने। इस चैप्टर को, ये सेक्शन 5 आ गया रनिंग रेफरेंस में। दिस चैप्टर हैज बीन ब्रॉडली क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग 2 पार्ट्स: रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन असेसी और ए पर्सन एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स लायबिलिटी। जब थ्योरी का क्वेश्चन आएगा तो नॉर्मली इसमें से थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल आ रहा है नॉर्मली, और इसमें से जब भी आएगा प्रैक्टिकल ही आएगा। ये वेटेज है और ये पक्की बात है कि यू विल बी हैविंग ए क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। चलो लेट्स स्टार्ट सेक्शन 6, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन असेसी। जब हम पर्सन की बात करते हैं तो 7 बंदे हैं। आज मैं इंडिविजुअल से स्टार्ट करूंगा। रेजिडेंशियल स्टेटस, जिन्होंने पिछली क्लासेस नहीं लगाई प्लीज़ गो विद द क्लासेस सो दैट आपको आने वाले में सिलेबस में कोई दिक्कत ना आए। मैं नंबर ऑफ टाइम्स ये कहता रहा हूँ स्टूडेंट्स को कि आप ये अकाउंट्स की तरह नहीं है कि एक चैप्टर छोड़ दें अगले चैप्टर में पढ़ लेंगे या अगला छोड़ दें, ये मुश्किल है। ये चेन बनी हुई है, हर एक सेक्शन का, हर एक क्लास में कोई ना कोई रोल आने वाला है, इंटर रिलेटेड बात होने वाली है। एनी हाउ फिर भी ना आप माने तो आई कांट हेल्प यू। जिन्होंने बोला है हमने थ्योरी ही पढ़नी है, थ्योरी में याद करना है, अंडरस्टैंडिंग कुछ नहीं करनी, उनकी भी प्रॉब्लम रहेगी। वो तो याद कर लोगे, पास हो जाओगे। चलो एनी हाउ आई एम नॉट नोबडी टू कमेंट ऑन योर दैट इज थॉट्स। चलो, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे ढूंढा जाएगा? एक इंडिविजुअल लाइक ऑल ऑफ अस कैन बी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। एक इंडिविजुअल या तो रेजिडेंट हो सकता है या नॉन रेजिडेंट हो सकता है। ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को माइंड में रखना है। बिफोर डिटरमाइनिंग द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल वी हैव टू कीप इन माइंड द फॉलोइंग फ्यू पॉइंट्स इन माइंड। पहला, जिस व्यक्ति का आप रेजिडेंशियल स्टेटस ढूंढने जा रहे हैं उस व्यक्ति का की सिटीजनशिप नेशनैलिटी हैज नथिंग टू डू विद मीन्स अगर आप बोलें कि यू आर एन इंडियन सिटीजन लाइक बाय बर्थ, वी ऑल आर इंडियन सिटीजन, इंडियन नेशनल हैं। इंडियन नेशनल होने का ये मतलब नहीं कि हम रेजिडेंट हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल इज टू बी डिटरमाइंड एज पर द कंडीशंस गिवन अंडर सेक्शन 6। जो भी व्यक्ति सेक्शन 6 की कंडीशंस को पूरा करेगा वो व्यक्ति कहलाएगा रेजिडेंट, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेशनैलिटी और सिटीजनशिप। मैं इंडियन नेशनल हूं, अपने ही देश में नॉन रेजिडेंट कहला सकता हूं अगर मैंने सेक्शन 6 की कंडीशंस को पूरा नहीं किया।
एक अमेरिकन, एक सिटीजन ऑफ कनाडा इंडिया में आता है, रेजिडेंशियल स्टेटस उसका रेजिडेंट बन सकता है अगर वो सेक्शन 6 की कंडीशंस को पूरा कर दे। मीन्स इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द कंडीशंस गिवन इन सेक्शन 6। जो भी व्यक्ति सेक्शन 6 को पूरा करेगा वो व्यक्ति कहलाएगा रेजिडेंट। It means while determining the residential status of an individual, the citizenship, nationality, domicile status, domicile means जहां पे उसका जन्म हुआ है, has nothing to do with. Both are absolutely independent to each other. ये कहना बिल्कुल ही गलत होगा कि जी इंडियन नेशनल हमेशा ही रेजिडेंट होते हैं, फॉरेन नेशनल हमेशा ही नॉन रेजिडेंट होते हैं, ये कहना गलत होगा। एक इंडियन नेशनल, इंडियन सिटीजन अपने ही देश में नॉन रेजिडेंट कहला सकता है और एक विदेशी सिटीजन रेजिडेंट बन सकता है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द कंडीशंस गिवन अंडर सेक्शन 6। तो सेक्शन 6 की कंडीशंस में बात करेंगे। पहला पॉइंट आपको मैंने जो बताया उसको आप यहां से रीड भी कर सकते हैं बच्चे। That is, जो मैं कहता हूं वो नोट्स में लिखा मिलता है। द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन असेसी, असेसी यहाँ पे हम इंडिविजुअल के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो आप इंडिविजुअल कर दें चाहे इसको काट के, इट विल बी बेटर। आप इसको काट के इंडिविजुअल भी कर सकते हो अगर कोई किसी तरह की कंफ्यूजन नहीं माइंड में रखनी तो। has nothing to do with his citizenship, nationality, domicile status in India or outside India. Both are independent to each other. दोनों independent रहेंगे। Example: a citizen of Canada can be resident in India and a citizen of India can be non-resident in India during the previous year. और फिर मैं बोल रहा हूँ, फिर मैं ट्रैक से हट रहा हूँ 1 मिनट के लिए। No need to follow any book फॉर योर थेरी पर्पस। थेरी के कॉन्टेक्ट से कोई भी किताब देखने की जरूरत नहीं है। जब आप किताब देखते हो तो उसमें इधर उधर इररेलेवेंट बातें नहीं है, उसको स्कैटर्ड किया हुआ होता है। कोई कहाँ पे लिखा है, कोई सेक्शन कहाँ पे लिखा है, उसको उठा के आपको कंपाइल करना होता है। एंड विदाउट द गाइडेंस ऑफ ए टीचर यू कैन नॉट, उसको इकट्ठा नहीं कर पाओगे, उसको राइट कॉन्टेक्स्ट में लिख नहीं पाओगे। तो फॉलो द नोट्स गिवन बाय मी टू यू। जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं सभी स्टूडेंट्स को वो मिल गए होंगे। जो स्टूडेंट्स ग्रुप में हैं, कुछ स्टूडेंट्स क्लासेस लगा रहे हैं बट नॉट आर इन द व्हाट्सएप ग्रुप, तो प्लीज ऐड ऑन टू दोज इन द ग्रुप। एंड जो ग्रुप में है क्लासेस नहीं लगा रहे हैं तो मेक श्योर कि आप क्लासेस लगाएं। नो नीड टू गो विद द बुक फॉर थेरी पर्पस। हाँ, प्रैक्टिकल के लिए जितनी प्रैक्टिस करोगे दैट विल बी फाइन। तो मैंने जो भी बोला, a citizen of Canada can be resident in India and a citizen of India can be non-resident in India during the previous year. It clearly shows that nationality, citizenship of an individual is absolutely different from his residential status. यही मेन बात है। Both are independent to each other. The residential status of an assessee is to be determined on the basis of certain conditions which are given under section 6 of the Income Tax Act, जो कहां पे बताई गई है सेक्शन 6 में। और एक बात, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, कर लें बच्चे, नोट कर लें, नोट दैट द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन असेसी इज टू बी डिटरमाइंड इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच प्रीवियस ईयर। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल और एन असेसी, किसी भी व्यक्ति का रेजिडेंशियल स्टेटस हर साल ढूंढा जाता है। मींस ये नहीं मैं कह सकता कि जी मैं 1 साल के लिए रेजिडेंट हो गया तो आने वाले सभी ईयर्स के लिए मैं रेजिडेंट कहलाऊंगा। नो नो, एवरी ईयर सेक्शन 6 की कंडीशंस को लगाया जाएगा। जिस साल सेक्शन 6 की कंडीशंस पूरी हो जाएंगी उस साल वो व्यक्ति रेजिडेंट बनेगा। जिस साल सेक्शन 6 की कंडीशंस पूरी नहीं होगी वो व्यक्ति नॉन रेजिडेंट कहलाएगा। क्यों सर, ऐसा क्यों? बच्चे हर साल टोटल इनकम ढूंढनी कि ये होता है कि एक बार जो आपने इनकम कमा ली सारी उम्र वही इनकम रहेगी? ऐसा नहीं होता है।
तो हर साल इनकम ढूंढनी, एवरी ईयर यू आर सपोज टू डिटरमाइन द टोटल इनकम, कंप्यूट द टोटल इनकम, एंड बिफोर कंप्यूटिंग द टोटल इनकम आपको रेजिडेंशियल स्टेटस ढूंढना पड़ेगा। तो ये बात आ रही है कि इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ assessee इज टू बी डिटरमाइंड इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच प्रीवियस ईयर एज इट मे वेरी फ्रॉम प्रीवियस ईयर टू प्रीवियस ईयर। जिस साल सेक्शन 6 पूरा उस साल आप कहलाओगे रेजिडेंट, जिस साल सेक्शन 6 पूरा नहीं हुआ उस साल क्या बनेंगे, नॉन रेजिडेंट। हाउएवर द सिटीजनशिप नेशनलिटी कैन नॉट चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर। नाउ दिस इज ऑल्सो ट्रू, नेशनैलिटी, ये नहीं मैं कह रहा कि नेशनैलिटी बदल नहीं सकती, मैं ये कह रहा हूं कि नेशनैलिटी फ्रीक्वेंटली नहीं बदली जा सकती। लाइक पिछले 40 साल में मैं रेजिडेंट हूं, सॉरी नेशनल इंडियन नेशनल हूं, तो मेरी नेशनलिटी वही रही, लेकिन सिटीजनशिप और नेशनलिटी एक ही बात है, घबराना नहीं है उसमें। लेकिन जब हम बात करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस की, ये फ्रीक्वेंटली बदल सकता है, हर साल बदल सकता है और हर साल इसको डिटरमाइन किया जाता है। नाउ रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल, रेजिडेंट हो सकता है, नॉन रेजिडेंट हो सकता है। एक रेजिडेंट इंडिविजुअल रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट अभी बताऊंगा इसका मीनिंग क्या है। रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, या हो सकता है रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। और नॉन रेजिडेंट को NR बोला जाएगा। ये क्यों बताई गई, ये क्लासिफिकेशन क्यों की गई, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट क्या है, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट क्या है, ये नॉन रेजिडेंट क्या है, ये बात करते हैं। इसको बाइफरकेट क्यों किया गया, ये दो कैटेगरीज क्यों की गई, ये चैप्टर की लास्ट क्लास में आपके साथ बात करूंगा। तब तक अगर मेरी क्लासेस को आप ध्यान से सुनोगे तो ये ऑटोमेटिकली डाउट क्लियर हो जाएगा। बट अभी इतना मान के चलना है कि एक रेजिडेंट या तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होता है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होता है। रेजिडेंट, अब एक सिंपल सा ग्राफिक आपके सामने बना है। अगर इस स्टेटस पे पहुंचना है या इस स्टेटस पे पहुंचना है, सबसे पहले क्या होना पड़ेगा भी, अगर रेजिडेंट हो तो डिसाइड करेंगे कि ROR हो या NOR हो। अगर रेजिडेंट ही नहीं हो तो ऑटोमेटिकली क्या हो, नॉन रेजिडेंट। तो रेजिडेंट बनने के लिए देयर आर 2 मेन बेसिक conditions given under section 6(1). 6(1) में 2 मेन कंडीशंस को बताया गया। अगर दोनों में से कोई एक पूरी हो जाए, देयर आर 2 मेन बेसिक कंडीशंस गिवन अंडर सेक्शन 6(1). 6(1) में 2 मेन कंडीशंस बताई गई हैं, दोनों में से कोई एक पूरी होने पे बंदा क्या कहलाएगा, रेजिडेंट। अगर दोनों में से कोई भी पूरी नहीं होती तो बंदा क्या है, नॉन रेजिडेंट। एक बार रेजिडेंट बन गया तो फिर डिसाइड करेंगे कि वो ROR है या NOR है। लेकिन इससे पहले तो ये महत्वपूर्ण है, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये जरूरी बन जाता है कि क्या वो इंडिविजुअल रेजिडेंट भी है या नहीं। अगर रेजिडेंट है तो डिसाइड करो कि वो ROR है या NOR है। अगर रेजिडेंट ही नहीं है तो वो क्या है, नॉन रेजिडेंट। और ऐसी ही ये ग्राफिक्स आपके अगले पेज पे बनी हुई है। आप इसको इंडिविजुअल से एड्रेस कर लेंगे तो और आसान लगेगा। नाउ नेक्स्ट पेज पे मैं चल रहा हूं।
क्या बात लिखी आ रही है, देयर आर सेपरेट रूल्स प्रोविजंस फॉर डिटरमाइनिंग द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेसी। पर्सन की डेफिनेशन में 7 बंदे थे, 7 बंदों के लिए अलग अलग रूल्स की या प्रोविजन की बात हुई है। वी विल बी डिस्कसिंग द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द फॉलोइंग 6 टाइप्स ऑफ असेसी। 6 टाइप्स ऑफ असेसी की बात करेंगे। इसमें एक लोकल अथॉरिटी नहीं होगा, लोकल अथॉरिटी गवर्नमेंट होती है, वो हमेशा ही रेजिडेंट होती है। फर्स्ट, पहली बात करेंगे किसके ऊपर, इंडिविजुअल पे, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट वेदर, एंड इसको ROR बोला गया है, एन इंडिविजुअल इज रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, इट इज असेंशियल टू नो, ये जान लेना जरूरी है, वेदर सच एन इंडिविजुअल इज रेजिडेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर और नॉट। पहले ये तो जानो कि वो रेजिडेंट भी है या नहीं। इफ द आंसर इज पॉजिटिव, अगर वो आंसर पॉजिटिव है, हाँ भाई हाँ, कि वो बंदा रेजिडेंट है, तो फिर ढूंढेंगे कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नहीं। यही मैं बात यहां पे आपको बता रहा था। पहले ये ढूंढो कि रेजिडेंट है, रेजिडेंट बन गया तो ढूंढेंगे ROR है या NOR है। तो रेजिडेंट बनने के लिए अब चर्चा करेंगे आज। इफ एन इंडिविजुअल सेटिस्फाइज एटलीस्ट वन ऑफ द 2 बेसिक, जिसको मैं बोल देता हूं मेन कंडीशंस गिवन अंडर सेक्शन 6(1) में जो 2 कंडीशंस बताई गई हैं, दोनों में से कोई एक पूरी हो जाए तो बंदा क्या कहलाएगा, रेजिडेंट। इफ एन इंडिविजुअल सेटिस्फाइज एटलीस्ट वन ऑफ द 2 मेन कंडीशंस, बेसिक कंडीशंस गिवन अंडर सेक्शन 6(1), सेक्शन भी याद रखना है, देन सच एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। 2 बेसिक कंडीशंस क्या हैं, 2 वो बेसिक कंडीशंस क्या हैं। देखो बच्चे, मैंने बोला आपको कुछ भी थ्योरी का बुक में से नहीं पढ़ना, नोट्स सेल्फ सफिशिएंट हैं, तो इन नोट्स को आप बेस बनाओगे। मैं ये आपको एग्जामिनेशन तक जब चलूंगा तो ये भी बताऊंगा इसमें से क्या क्या लिखना है। ये क्वेश्चन जब आ जाए तो 2 बेसिक कंडीशंस इसी तरह से लिखी जाएंगी। इफ एन इंडिविजुअल मींस, इफ एन इंडिविजुअल मतलब जिस इंडिविजुअल का आप रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करने जा रहे हैं, अगर मैं अपना रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करने जा रहा हूं, तो इफ एन इंडिविजुअल स्टेज इन इंडिया फॉर ए पीरियड और पीरियड्स टोटलिंग इन ऑल फॉर एट लीस्ट 182 days ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। अब सुनो, जिस ईयर का रेजिडेंशियल स्टेटस ढूंढा जा रहा है, उस ईयर में वो व्यक्ति कम से कम भारत में कितने दिन रहा हो, 182 days ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। अगर आपका रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 1920 है, तो इस प्रीवियस ईयर में उस व्यक्ति का हिंदुस्तान में रहना कम से कम कितने दिनों के लिए, 182 दिनों के लिए अनिवार्य होगा, जरूरी होगा, लाजमी होगा। इफ, अब दोबारा पढ़ते हैं, इफ एन इंडिविजुअल स्टेज इन इंडिया for a period or periods totaling in all at least 182 days during the relevant previous year। अब यहां पे एक लाइन आई और बहुत सारे टीचर्स आपको इसका मीनिंग नहीं समझा पाते। यहां पे लिखा है इंडिया फॉर ए पीरियड और पीरियड्स टोटलिंग इन ऑल एट लीस्ट 182 days। अब बच्चे, यहां पे पीरियड का मीनिंग क्या है, पीरियड्स का मीनिंग क्या है? पीरियड का मीनिंग है एक सिंगल स्ट्रेच में, लाइक पिछले साल मैं इंडिया को छोड़ के गया ही नहीं, आई वॉज नेवर आउट ऑफ द कंट्री, तो इट मीन्स मैंने 182 days की कंडीशन एक सिंगल स्ट्रेच में पूरी कर दी। मेरे लिए बात आई पीरियड। मैं इंडिया में 10 दिन, फिर 15 दिन बाहर चला गया, फिर 20 दिन के लिए इंडिया में आ गया, फिर 5 दिन के लिए बाहर चला गया। मेरा स्टे इंडिया में, मेरा ठहरना, रुकना हिंदुस्तान में किश्तों में रहा।
एग्रीगेट कर दो, 10 दिन इंडिया में, फिर 20 दिन बाहर, फिर 15 दिन इंडिया में, फिर 5 दिन बाहर, फिर 25 दिन बाहर, इकट्ठा कर दो, उसको बोला पीरियड्स टोटलिंग इन ऑल फॉर एटलीस्ट 182 डेज ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। जिस ईयर के लिए आप इनकम ढूंढने जा रहे हैं, उस ईयर में, जिस ईयर के लिए आप रेजिडेंशियल स्टेटस ढूंढने जा रहे हैं, उस ईयर में वो व्यक्ति कम से कम भारत में 182 दिन रहा हो, 182 डेज रहा हो, चाहे एक ही सिंगल स्ट्रेच में, चाहे उसका स्टे इंस्टॉलमेंट में हो, उन इंस्टॉलमेंट्स को आप इकट्ठा कर लें। तो अब इसको पढ़ते हैं। इफ एन इंडिविजुअल स्टेज इन इंडिया फॉर ए पीरियड और पीरियड्स टोटलिंग इन ऑल फॉर एटलीस्ट 182 डेज ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। अब इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर अगर 19-20 है तो वो व्यक्ति का स्टे कितना होना चाहिए, कम से कम 182 डेज। सुनो अब, वाइल डिटरमाइनिंग 182 डेज, जब आप 182 दिन काउंट करें, द डे ऑफ अराइवल एज वेल एज डे ऑफ डिपार्चर आर डीम्ड स्टे इन इंडिया। ये भी आपको टीचर्स नहीं बताएंगे, जरा ध्यान देना। जब आप, एक बात तो ये है जी, एक बंदा पिछले साल हिंदुस्तान को छोड़ के ही नहीं गया, 365 दिन इंडिया में ही था, तो वो तो बहुत आसान हो गया, रेजिडेंट बन गया, 182 डेज की कंडीशन पूरी हो गई। एक व्यक्ति हिंदुस्तान में अप एंड डाउन करता है, आता है चले जाता है, कुछ समय इंडिया में रुकता है फिर चला जाता है, उसका स्टे 182 दिन काउंट कैसे करना है? जिस दिन वो इंडिया में आया वो दिन भी आप काउंट करेंगे कि वो इंडिया में था, जिस दिन वो इंडिया को छोड़ के गया उस दिन भी मानेंगे कि वो इंडिया में ही था, इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम, कितने बजे वो हिंदुस्तान में आया, कितने बजे वो हिंदुस्तान को छोड़ के गया, इस बात को इग्नोर करते हुए डेट को माना जाएगा। जिस दिन इंडिया में आ गया उस दिन से काउंटिंग स्टार्ट, जिस दिन इंडिया को छोड़ के गया वो भी दिन काउंटिंग में शामिल करना है। Both the day of arrival as well as day of departure is deemed stay in India, is deemed stay in India। पहली कंडीशन, अगर ये कंडीशन नहीं पूरी होती तो सेकंड कंडीशन, और दो है ना, दोनों में से कोई एक पूरी करनी है बच्चे। दूसरी कंडीशन, इफ एन इंडिविजुअल स्टेज इन इंडिया फॉर ए पीरियड और पीरियड्स टोटलिंग इन ऑल एटलीस्ट 365 डेज ड्यूरिंग 4 years प्रीसीडिंग होता पिछले, प्रीसीडिंग होता पिछले, प्रीसीडिंग टू द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर एंड फॉर ए पीरियड टोटलिंग इन ऑल एटलीस्ट 60 डेज ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। सर बात मुश्किल बड़ी लग रही है, ओ भाई टैक्स अब डे ऑन डे मुश्किल ही होता जाएगा। समझते हैं मुश्किल है नहीं, हम लोग मुश्किल बना लेते हैं जब हम पढ़ते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं बात को, या पढ़ने की इच्छा नहीं रखते हैं, कहते चल ठीक है पास ही होना, हो जाएंगे पास, तो बेटा हो ही जाओगे। मेरा काम है आपको मोटिवेट करते रहना, समय समय पे जागरूकता लाते रहना कि हाँ जी पढ़ाओ, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ने से ही हल होगा, पढ़ने से ही हल होगा, बस पढ़ने से ही हल होगा। चलो बात करते हैं, ये क्या कह रहा है, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 19-20 में कम से कम 60 दिन, प्रीसीडिंग 4 years पिछले 4 साल, इसको भूल जाओ, इसके पिछले 4 साल 18-19, 17-18, 16-17 और 15-16, ये 4 साल बने। इन 4 सालों में कम से कम कितने दिन, 365 डेज। रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 1920। लॉ क्या कह रहा है, इफ एन इंडिविजुअल स्टेज in India for a period or periods totaling in all at least 365 days during 4 years, during 4 years, 1 2 3 4 5 6 7 नहीं, 1 2 3 4 4 years proceeding to the relevant previous year, proceeding होता पिछला, relevant previous year को छोड़ दो, गाड़ी पीछे मोड़ लो, पिछले 4 सालों के दिनों को जोड़ लो, कम से कम कितने दिन, 365 दिन। जो लॉ बोल रहा है मैं तो वही बता रहा हूं। इफ एन इंडिविजुअल स्टेज इन इंडिया फॉर ए पीरियड और पीरियड्स टोटलिंग इन ऑल एटलीस्ट 365 डेज ड्यूरिंग द 4 years preceding to the relevant previous year, relevant previous year पिछले, and for a period totaling in all for at least 60 days during the relevant previous year,
60 days during the relevant previous year, मतलब कम से कम 60 दिन प्रीवियस ईयर में, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में, और उसके पिछले 4 साल में कम से कम कितने दिन? 365 दिन। तो इसको ऐसे पढ़ा जाएगा, या 182 डेज वाली कंडीशन हो जाए, या ये 182 डेज पूरा नहीं होता तो 60 दिन प्रीवियस ईयर में, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में, और उसके पिछले 4 सालों में 365 दिन। 365 दिन कैसे भी पूरे हो जाओ, एक दिन इधर आया, 300 दिन इधर आया, 50 दिन आया, कैसे भी 4 सालों में 365 दिन चाहिए। अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन पूरी हो जाए तो बंदा क्या कहलाएगा? रेजिडेंट। बंदा क्या कहलाएगा? रेजिडेंट। 2 कंडीशंस। लेकिन यहां पे एक वर्ड आ गया एक्सेप्शंस, आज नहीं पढ़ाऊंगा। एक्सेप्शंस है क्या, लिख देता हूं। व्हेन सेकंड, ये जो लिखी है, मेन कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल, मतलब 2 हालात ऐसे हैं, 2 एक्सेप्शंस हैं जब दूसरी मेन कंडीशन लागू नहीं होती। वो कंडीशन एक्सेप्शंस क्या हैं, ऐसा क्यों बनाया गया है, ये भी बात करेंगे, लेकिन कल की क्लास में करेंगे। आज आप इतना ही करेंगे। चलो आज ही पढ़ लेते हैं, आज ही पढ़ लेते हैं। कनेक्टिविटी बनी हुई है, स्टूडेंट्स क्लास में कह रहे हैं कि सर पढ़ा दो, देखा जाएगा। कुछ जो लाइव देख रहे होते हैं वो तो कह ही रहे हैं, मैं देख पा रहा हूं अपने दूसरे सिस्टम पे, तो स्टूडेंट्स आर गिविंग सर कंटिन्यू कर दें। चलो भाई, उनकी बात, मजा आ रहा है सर, मजा आ रहा है, ठीक है, गोइंग ऑन विद दैट, थैंक यू। चलो अब हम एक्सेप्शंस की बात करते हैं। अब ध्यान से सुनेंगे। एक्सेप्शंस का मतलब ये एक्सेप्शंस टू द सेकंड मेन कंडीशन, व्हेन सेकंड मेन कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल, मतलब ये 2 हालातों में सिर्फ पहली कंडीशन लगाई जाएगी। इन 2 हालातों में सिर्फ पहली कंडीशन, पहली कौन सी? ये वाली कंडीशन लगेगी। वो हालात क्या है? इफ एन इंडिविजुअल हु इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, मैं बताता हूं पहले, फिर रीड करता हूं। इफ एन इंडिविजुअल हु इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया गोज आउट ऑफ इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस और एज ए क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप, then in that situation 60 days period is to be substituted by 182 days। सर ये क्या हुआ, मैं समझाता हूं। ऐसा क्यों किया गया है इसकी जानकारी अभी नहीं दूंगा। एक्सेप्शन नंबर 1, if an individual goes out of India, if an individual being a citizen of India, being a citizen of India, goes means एक इंडिविजुअल जो कि भारतीय सिटीजन है, goes out of India, बाहर, हिंदुस्तान से बाहर जाता है, फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस, नौकरी करने के लिए, पढ़ने नहीं, एम्प्लॉयमेंट पर्पस, और एज ए क्रू मेंबर होता है स्टाफ जो शिप के ऊपर होते हैं, वो भी एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर है। क्रू नौकरी कर रहा है, वो क्रू स्टाफ दस्ता, क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप। तो कहता है फिर अगर ये सिचुएशन है, इफ एन इंडिविजुअल बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया गोज आउट ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान के बाहर जा रहा है, क्यों जा रहा है? विजिटिंग नहीं, घूमने नहीं जा रहा, पढ़ने नहीं जा रहा, क्यों, क्या करने जा रहा है? फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस और एज ए क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप। देन जो सेकंड मेन कंडीशन है जिसमें लिखा है 60 डेज इन रेलेवेंट प्रीवियस ईयर प्लस 365 डेज इन 4 प्रीवियस ईयर्स प्रीसीडिंग टू RPY, ये 60 दिन का समय
बदल दो, 60 दिन का समय बदल दो किससे? 182 डेज से। बच्चे अगर 60 दिन का समय 182 डेज से ही बदल देना है तो फिर ऑटोमेटिकली पहली कंडीशन ही पूरी हो जाएगी। फर्स्ट कंडीशन क्या थी? रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में कितने दिन? अगर 60 दिन के समय को बदल के 182 डेज ही कर देना है तो व्हाट इज द रोल? इसका तो कोई रोल ही नहीं बना, इसको चेक करना तो बेकार है, बिकॉज ऑटोमेटिकली कौन सी कंडीशन पूरी हो जाएगी? पहली। तो ये पढ़ा, ये बात लग कब रही है? पहली 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 बताइए भी आपको एक्सेप्शन रीड करता हूं। इफ एन इंडिविजुअल हु इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया गोज आउट ऑफ इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस, एम्प्लॉयमेंट पर्पस का मतलब है नौकरी करने गया या फिर बिजनेस करने गया, बात एक ही है। एम्प्लॉयमेंट पर्पस को लॉ ने डिफाइन नहीं किया है, पैसा कमाने गया, एम्प्लॉयमेंट पर्पस एज ए क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप, देन कर लें इससे बच्चे, देन एरर है एक, देन इन दैट सिचुएशन इंस्टेड ऑफ 60 डेज एज मेंशन इन द लोअर पार्ट ऑफ द सेकंड मेन कंडीशन, ये लोअर पार्ट ऑफ द सेकंड मेन कंडीशन है, given under section 6(1), such an individual must have stayed in India for a period or periods totaling in all for at least 182 days। मैंने बहुत आसानी से बताया आपको, बहुत इजी वे करके दिखा। 60 दिन का समय पीरियड किस में तब्दील कर दो, किस में बदल दो? 182 डेज में। और रीजन भी बताया, अगर 182 डेज में बदल दोगे तो व्हाट इज द फन कि आप ये चेक करो, फिर तो ऑटोमेटिकली कौन सी कंडीशन पूरी हो गई? फर्स्ट। अब कहने का मतलब, अगर कोई, अब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपने कैसे सॉल्व करने हैं। अगर कोई इंडिविजुअल जो कि भारतीय सिटीजन है, इंडिया से बाहर जाता है एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, तो आपने उसके ऊपर उसका रेजिडेंशियल स्टेटस ढूंढते हुए कंडीशन नंबर 2 नहीं लगानी। कौन सी कंडीशन लगानी है? 182 डेज। अगर 182 दिन वो इंडिया में रह गया कम से कम तो वो रेजिडेंट, 182 दिन से कम रहा तो वो क्या बनेगा? नॉन रेजिडेंट। ये तो एक्सेप्शन 1 हुई। अब दूसरी बच्चे एक्सेप्शन 2, एक्सेप्शन 2 पढ़ते हैं, मैं समझा देता हूं पहले। इफ एन इंडिविजुअल बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया और ए फॉरेन national of Indian origin settled abroad visits India then 60 days period is to be replaced by 182 days। सर ये तो बहुत मुश्किल है, टिपिकल है, ध्यान से सुनना। इफ एन इंडिविजुअल बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर इंडिविजुअल है बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया है, या फिर ए फॉरेन नेशनल है ऑफ इंडियन ओरिजिन। सर ये कौन होते हैं? भारतीय मूल के विदेशी। भारतीय मूल के विदेशी का क्या मतलब है सर? जो प्रेजेंटली व्यक्ति हिंदुस्तान से बाहर की नेशनैलिटी ले चुका है। लेटर बी, एक बंदा यहां से कनाडा गया पढ़ाई करने के लिए और वहीं पे वो सिटीजन हो गया, उसको बोलते हैं फॉरेन नेशनल। फॉरेन नेशनल आगे के लिखे ऑफ इंडियन ओरिजिन, वो इंडियन ओरिजिन का कब कहलाएगा? फॉरेन नेशनल हो गया, बात की पूरी लाइन पढ़नी है। फॉरेन नेशनल ऑफ इंडियन ओरिजिन, फॉरेन नेशनल तो हो गया कि उसके पार कनाडा का पासपोर्ट आ गया, कनाडा की नेशनैलिटी आ गई, कनाडा की सिटीजनशिप आ गई। वो इंडियन ओरिजिन का है कि नहीं, भारतीय मूल का है कि नहीं, ये कैसे पता लगेगा? अगर उस व्यक्ति का खुद का जन्म, माता पिता में से किसी एक का जन्म या ग्रैंड पेरेंट्स में से किसी एक का जन्म अखंड भारत में अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ है। मींस, दोबारा सुनो, इफ एन इंडिविजुअल बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया और ए फॉरेन नेशनल ऑफ इंडियन ओरिजिन, फॉरेन नेशनल बता दिया अभी आपको,
इंडियन रीजन का कैसे पता लगेगा, भारतीय मूल का है ये कैसे पता लगेगा, अगर उसका जन्म हिंदुस्तान में हुआ, उसका जन्म या उसके माता पिता में से किसी एक का या उसके ग्रैंड पेरेंट्स में से किसी एक का जन्म अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ। अनडिवाइडेड इंडिया मैं लिख देता हूं क्वेश्चन, आप अनडिवाइडेड इंडिया 13 अगस्त 1947, अपने दोस्तों मित्रों से पूछना अनडिवाइडेड इंडिया क्या है। ऑन और बिफोर मींस उस फॉरेन नेशनल का अगर जन्म या उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म या उसके ग्रैंड पेरेंट्स में से किसी एक का जन्म अखंड भारत में हुआ है। अखंड भारत क्या है, अनडिवाइडेड इंडिया। अनडिवाइडेड क्या है, 13 अगस्त 1947 से पहले 14 को पाकिस्तान बन गया, 15 को हमारा इंडिपेंडेंस डे होता है, अभी रिसेंटली वी सेलिब्रेटेड दैट। 13 अगस्त 1947 से पहले अगर उस व्यक्ति का माता पिता में से किसी एक का, ग्रैंड पेरेंट्स में से किसी एक का जन्म हुआ है तो उस बंदे को बोला जाएगा फॉरेन नेशनल ऑफ इंडियन रीजन, सेटल्ड अब्रॉड, बाहर रहता है। अगर इंडिया में आए, व्हाट्सएवर इज अ पर्पस, घूमने आए, बिजनेस करने आए, रिलीजियस ट्रिप पे आए, प्लेजर ट्रिप पे आए, जिस व्हाट्सएवर इज अ पर्पस, उसका रेजिडेंशियल स्टेटस ढूंढते हुए 60 दिन की बजाय कंडीशन कौन सी लगानी होगी, 182 डेज। 2 एक्सेप्शंस हो गई, पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर दोनों को रिवाइज कर लेंगे। If an individual who is a citizen of India or a foreign national of Indian origin settled abroad visits India for any purpose during the previous year, then in that situation, instead of 60 days period as mentioned in the lower part of the second main condition given under section 6(1), such an individual must have stayed in India for a period or periods totaling in all 182 days। मतलब कहता 60 दिन की बजाय का पीरियड जो कि दूसरी मेन कंडीशन में लिखा है उसको बदल दें किससे, 182 डेज। बॉक्स, बहुत इंपॉर्टेंट बॉक्स। इफ एन इंडिविजुअल is covered by the above mentioned 2 exceptions, जो ऊपर 2 exceptions पढ़ी, then in that situation only basic condition 1 is to be satisfied। फिर सिर्फ आपने पहली कंडीशन लगानी है, मैंने अभी बोला था, in order to become a resident, and the basic condition second has no relevance at all and hence we must ignore it। very very important box, और जिसको मैं लिखता हूं, जैसे मैं लिखता हूं आप भी लिखा करें। द वर्ड्स इंडियन ओरिजिन हियर मीन्स ईदर ही, इंडियन रीजन का क्या मतलब, ईदर ही वो व्यक्ति जिसका हम रेजिडेंशियल स्टेटस ढूंढ रहे हैं, और एटलीस्ट वन ऑफ हिज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स। जब मैं ग्रैंड पेरेंट्स की बात करता हूं तो पैटर्नल, मैटरनल, दादके या नानके, उनमें से कोई, दादा दादी, नाना नानी में से किसी एक का जन्म अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ हो, अखंड भारत, वो मैं यहां पे फिर लिख देता हूं। अब कंपाइल करते हैं आज की क्लास को। हाँ, ऊपर से ना निकले, इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल करते हुए बात आई, सुनो, हम रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल डिस्कस कर रहे हैं। एक इंडिविजुअल रेजिडेंट हो सकता है, नॉन रेजिडेंट हो सकता है, रेजिडेंट आरओआर हो सकता है, एनओआर हो सकता है। रेजिडेंट बनने के लिए 2 मेन कंडीशंस हैं, दोनों में से कोई एक कंडीशन पूरी होने पे बंदा क्या बन जाता है, रेजिडेंट। पहली कंडीशन, सच एन इंडिविजुअल मस्ट स्टे इन इंडिया फॉर ए पीरियड और पीरियड्स टोटलिंग इन ऑल फॉर एटलीस्ट 182 डेज ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। जिस प्रीवियस ईयर में आप रेजिडेंशियल स्टेटस ढूंढने जा रहे हैं, उस प्रीवियस ईयर में वो व्यक्ति कम से कम भारत में कितने दिन रहा हो, 182 डेज। चाहे एक ही बार, चाहे किश्तों में, आने जाने के दिन दोनों इंक्लूड किए जाएंगे। और एक बात समझानी जरूरी बन गई, ही शुड बी इन इंडिया, एनीवेयर इन इंडिया, एनीवेयर इन इंडिया इंक्लूडिंग डीप वाटर्स बिलोंगिंग टू इंडिया। जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति एक ही, मैं अगर लुधियाना में हूं या चंडीगढ़ में हूं तो मैं उसी जगह पे रहूंगा, मैं लुधियाना, जलंधर, चंडीगढ़ कहीं पे भी हूं, आई शुड बी इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 182 डेज, कहीं भी हो सकता हूं। दूसरा,
अगर ये कंडीशन नहीं पूरी होती तो दूसरी कंडीशन है, सच एन इंडिविजुअल मस्ट स्टे इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 60 days ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर एंड एटलीस्ट 365 days ड्यूरिंग द 4 years प्रीसीडिंग टू द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में कम से कम 60 दिन, उसके पिछले 4 सालों में कम से कम 365 दिन अगर वो रहता है, दोनों में से कोई एक कंडीशन पूरी होने पे बंदा रेजिडेंट बनेगा। लेकिन दूसरी मेन कंडीशन 2 एक्सेप्शनल केसेस में लागू नहीं होती, जिसका जिक्र मैंने अभी किया, जिनमें से पहला है such an individual means if an individual goes out of India for employment purpose or as a crew member of an Indian ship, तो 60 दिन की बजाय तो आपने पहली कंडीशन को ही लगाना है, दूसरी कंडीशन को लगाना नहीं है। दूसरा, इफ एन इंडिविजुअल हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया और ए फॉरेन नेशनल ऑफ इंडियन ओरिजिन सेटल्ड अब्रॉड विजिट्स इंडिया व्हाटसोएवर इज द पर्पस, हिंदुस्तान में आता है तो भी पहली कंडीशन को ही लगाया जाएगा। मतलब 60 दिन का पीरियड हम बदल देते हैं किससे, 182 डेज से। अब ये डिसाइड हो गया 6(1) की कंडीशंस लगाने के बाद, ये कंडीशंस लगाने के बाद कि बंदा क्या है, रेजिडेंट। अब अगली क्लास में हम बात करेंगे अगर ये दोनों ही कंडीशन पूरी होती है तो बंदा क्या बनेगा, नॉन रेजिडेंट। तो अभी हम बात करेंगे अगर रेजिडेंट बन गया तो ROR है या NOR, इसको हम नेक्स्ट क्लास में लेके चलेंगे। टिल देन थैंक यू फॉर लिसनिंग, गुड बाय, हैव ए नाइस टाइम। और मैं फिर बार बार कहता हूँ, फिर आपको जागरूक कर रहा हूँ कि आप पिछली क्लासेस को लगा लें और मिस ना करें। जिस दिन मिस करेंगे कनेक्टिविटी टूट जाएगी, सब्जेक्ट से इंटरेस्ट खत्म होता जाएगा, मुश्किल आएगी। हाँ, अगर पढ़ना ही नहीं है, सोच ही लिया है कि मैंने पढ़ना ही नहीं है, फिर बात अलग है। अगर थोड़ी सी भी आप में दिल है, पढ़ने की इच्छा है, तो आई एम विद यू। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गुड बाय।